हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम पर। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मींस कि अब हम बात करने वाले हैं जी ट्रांसफॉर्म के बाद अपने फॉरियर ट्रांसफॉर्म की, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपको याद हो तो सिग्नल एंड सिस्टम में भी स्टडी किया था जब आप सेमेस्टर 5 में थे। तो सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर जब हमने फॉरियर ट्रांसफॉर्म को स्टडी किया था, आपको याद होगा हम करते क्या थे, टाइम डोमेन में से उठकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते थे। ये भी जस्ट वही काम है जो हमने मतलब प्रीवियस में जी ट्रांसफॉर्म की मदद से किया, जस्ट मेथड चेंज हो गया। ठीक है जी। तो चलिए आए फॉरियर ट्रांसफॉर्म को भी स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे बच्चों फॉरियर सीरीज़ क्या होती है। फॉरियर सीरीज़ असल में बच्चों अप्लाई होती है हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद फॉरियर ने ट्रांसफॉर्म भी निकाला था। यानी ये फॉरियर करता क्या था, यानी फॉरियर को क्यों निकाला गया। फॉरियर असल में बच्चों इसलिए निकाला गया कि कोई भी सिग्नल है उसको बाद में अगर हमें दोबारा से रीजनरेट करना पड़े तो वो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट साइनोसाइडल सिग्नल्स को आपस में ऐड अप करके एक कोई भी सिग्नल जनरेट करवा सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डीसी सिग्नल्स हैं प्लस साइनोसाइडल सिग्नल्स हैं, इनको आपस में प्लस करके यानी ये क्या करता जा रहा है, ऐड अप करता जा रहा है। देखें सबसे पहले इसने एक यहाँ पे ये कोसाइन क्या नाम है, ये हमारे पास है जी सिग्नल 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दिया गया हुआ है और ये एक साइनोसाइडल सिग्नल ही है। तो साइनोसाइडल सिग्नल जो है इसको देखें उसने पहले डीसी में प्लस किया है, ठीक है, साइनोसाइडल सिग्नल को। तो वो आपको पता है वैसे हमारी वैल्यू जो होती है वो 0 इससे -1 की फॉर्म में चल रही होती है, लेकिन ये अब आ गई है 1.5 पे क्योंकि ये इसमें प्लस हो गई हैं वैल्यूज़। ठीक है। तो लिहाजा मज़ीद जब इसने क्या किया, मज़ीद इसमें एक और साइनोसाइडल सिग्नल ऐड किया, यही वाला इसमें सिग्नल एक और ऐड किया, तो देखें इसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से बन गई है। फिर एक और सिग्नल ऐड किया, इसी तरह से ये सिग्नल हम ऐड करते जाएंगे और हम जो सिग्नल बनाना चाहते हैं उसके काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। ये फॉरियर सीरीज़ का असल में कंसेप्ट था कि हम कोई भी जो सिग्नल है उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बच्चों सिग्नल कई फॉर्म में होते हैं, लाइक ये जस्ट हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल नहीं होगा, यानी कि किसी वोल्टेज का या किसी करंट का। सिग्नल की कई फॉर्म्स है। कम्युनिकेशन सिस्टम में चले जाए तो इंटरनेट के जो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के एंटीना के सिग्नल्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम में। वो भी हमारे पास एक कह लें सिग्नल, अगर उसको हम जनरेट करना चाहें तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद अगर म्यूज़िक में चले जाएँ हम, तो वायलिन वगैरह ये जो बजाए जाते हैं उनमें भी एक सिग्नल ही जनरेट किया जाता है, तो उस सिग्नल को भी हम जनरेट कर सकते हैं। वायलिन इसकी काफ़ी अच्छी मिसाल है। अब पीरियाडिक सिग्नल तो आप जानते हैं कि ऐसा सिग्नल जो अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है, उस पर फॉरियर सीरीज़ को अप्लाई किया जाता है। जबकि फॉरियर ट्रांसफॉर्म ए पीरियाडिक सिग्नल्स पर अप्लाई होता है, यानी कि एक ऐसा सिग्नल जो किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा होता, यानी कि वो रैंडमली चल रहा होता है, तो ये उसके ऊपर फॉरियर ट्रांसफॉर्म लगता है। ठीक है जी। तो फॉरियर ने यानी कि हर किस्म के सिग्नल के लिए तकरीबन उसने कह लें हल ढूंढा था उनको, यानी रीजनरेट करने का तरीका ढूंढा था। तो चलें आगे स्टडी करते हैं। जो मेन हमारा आज का टॉपिक है ना वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है, वो मेन चीज़ है फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है जी। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स मीन यानी कि हम क्या करने वाले हैं, सिग्नल को बच्चों उसमें जो अपना टाइम है उसको डिस्क्रीट बनाने वाले हैं। ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट से मुराद है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, वो डिस्क्रीट होगा। कॉन्टीन्यूस सिग्नल में आपको पता क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जबकि डिस्क्रीट में क्या होगा, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। तो ये चीज़ है जो समझने वाली है। तो चलें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को स्टडी करते हैं। आप देखें ये आपको दो टाइप्स के स्टडी करने को मिलेंगे। अभी हम सिंपल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करने लगे। देखें वो कहता है द फॉरियर ट्रांसफॉर्म पेयर ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज एक्स ओमेगा। ये ओमेगा बच्चों यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं पुट करनी है, एफ नहीं पुट करना, हमने ओमेगा पुट करना है। जैसे वहाँ पे हमने जी ट्रांसफॉर्म के अंदर जेड पुट किया था। ठीक है। एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, जैसा कि आपको प्रीवियस वाला फार्मूला याद होगा जी ट्रांसफॉर्म का, हमारे पास क्या था, सिग्मा एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ही था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होता था जेड की पावर माइनस एन। यहाँ पे भी बच्चों वही चीज़ है, जेड की पावर माइनस एन नहीं है, लेकिन हमारा जेड असल में ई की पावर जे ओमेगा के बराबर है। ये आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ, उसने यहाँ पे प्रेजेंट भी किया हुआ है, जेड इज इक्वल टू आर ई जे ओमेगा। यानी इसने क्या किया, कंपैरिजन किया जी ट्रांसफॉर्म के साथ फॉरियर ट्रांसफॉर्म का। ये देखें लिखा हुआ है द रिलेशनशिप ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म टू जी ट्रांसफॉर्म। तो इसमें असल में होता क्या, रेडियस यानी एक यूनिट सर्कल लिया गया, यूनिट सर्कल की वजह से रेडियस तो 1 हो जाता है, लेकिन ई की पावर जे ओमेगा के बराबर हमारा जी आ जाता है। डेट्स वाई यहाँ पे जेड
माइनस एन पुट है यहाँ पे, यानी कि z माइनस एन है, जिसकी जगह z की जगह पुट हुआ e की पावर j ओमेगा, लेकिन यहाँ पे n क्यों नहीं लिखा हुआ, ये बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि ये कह लें जब हमने बुक में देखा तो बुक में ये चीज़ मिस है, मिस प्रिंट है, तो ये अब हमने कर ली हुई है। क्या नाम है, इसको हमने स्कैन कर लिया। अब हम इसमें ये मिस्टेक सेट नहीं कर सकते, चलें यार बाद में कर लेंगे इसका जो भी करना हुआ। तो अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखें अब यहाँ पे इसका ये जो बच्चों देखो एक्स ऑफ ओमेगा, ये तो हमारे पास क्या है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर हमें इसका डिस्क्रीट कंपोनेंट फाइंड आउट करना पड़ जाए, ये डिस्क्रीट कंपोनेंट है एक्स ऑफ एन, अगर ये फाइंड आउट करना पड़ जाए तो ये लिहाजा होगा क्या, एक्स ऑफ एन इधर इधर ही रहेगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा इधर इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा ई की पावर, मतलब ये याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आपको वैसे याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाती है, क्योंकि ये डिस्क्रीट कंपोनेंट बच्चों एक नहीं होता, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि ये पूरा एक सिग्नल बनता है कई कंपोनेंट्स को मिला के। एक्स ऑफ एन असल में वही सिग्नल है जिनको आप ऐड अप करके एक सिग्नल जनरेट करते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 पाई। 1/2 पाई की रीज़न क्योंकि ये हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स ऑफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा एन है। देखें इसका बिल्कुल अपोजिट, वहाँ पे ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन था, यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा एन हो गया, और डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, यानी इंटीग्रेशन के लिए डेरिवेटिव जो लिखते हैं क्योंकि ओमेगा के लिहाज से हम कर रहे हैं। देखें वो कहता है समटाइम्स रेफर टू एज, अब ये सिंपल था, ये अभी बात हो रही थी किस चीज़ पे, ये बात हो रही थी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे। अभी हम आगे नहीं गए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की आगे दो टाइप्स हैं, एक है डीटीएफटी और एक है डीएफटी। डीटीएफटी मींस डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, जबकि अपना जो डीएफटी इसके बाद हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास बच्चों कहलाता है अपना डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम हम इसी में स्टडी करेंगे, ठीक है जी, और जो डीएफटी होगा उसको बाद में स्टडी करेंगे, और इस लेक्चर का नाम भी हम डीटीएफटी ही रखेंगे। तो देखें है क्या इसका मतलब, क्या डीटीएफटी का असल में मतलब क्या है, डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसका क्या मतलब बनता है, यानी ये किस टाइप का सिग्नल होगा। असल में बच्चों ये डिस्क्रीट टाइम लिखने का उसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास अपना टाइम है ना, सिर्फ वही डिस्क्रीट है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी अभी भी कॉन्टीन्यूअस इसमें होगी, यानी ओमेगा फिर भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है ना, यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, यानी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, और उसके बाद अपना सिग्नल रिपीट कर रहा होगा। देखें लिखा हुआ है समटाइम्स रेफर टू एज द डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंड इज पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, ठीक है जी। देखें वो कह रहा है ये पीरियोडिक होगा अपने पीरियड 2 पाई के साथ। आगे देखें वो क्या कहता है, फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि कन्वर्ज करने के लिए फॉरियर ट्रांसफॉर्म को किसी एक पॉइंट पे हमारे पास क्या होना चाहिए, अपना जो सिग्नल है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो लेस दैन इन्फिनिटी होनी चाहिए। बच्चों देखिए उसकी मैग्नीट्यूड से मुराद है, यानी कि ना माइनस में उसकी वैल्यू ना प्लस में, इन्फिनिटी के बराबर नहीं होनी चाहिए, उससे लेस दैन होनी चाहिए फॉर ऑल ओमेगा, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे रखने के बावजूद, ठीक है जी। तो देखें एक्स ओमेगा की फॉर्म हमने यहाँ पे पुट किया, फिर आगे यह आपके सामने है। अब ई की पावर माइनस जे ओमेगा का बच्चों अगर आप लेते हो ना अपना, मतलब कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हो तो असल में आती है आपके पास 1 नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखें ई की पावर अगर मैं माइनस जे ओमेगा एन का यानी कि करता हूँ अपना उसको बाई आयलर्स मेथड इसको ओपन करता हूँ तो क्या आएगा, काज ओमेगा एन, उसके बाद माइनस जे साइन ओमेगा एन। तो माइनस जे साइन ओमेगा एन, तो ओमेगा की जगह पाई पुट होगा 2 पाई, तो जो अपना साइन होता है ना वो 2 पाई पे 0 होता है, जबकि कास 2 पाई पे हमें क्या देता है, 1 देता है। तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन आपके पास 1 आ जाएगा जब ओमेगा की जगह आप 2 पाई एफ पुट करोगे, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता ही 2 पाई एफ है, तो यानी ये 1 आपके पास आ जाएगा। तो यानी एट लीस्ट इसकी जगह जब आप 1 पुट करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी कि जो आपका एक्स ओमेगा है वो क्या होना चाहिए, वो एक्स ऑफ एन पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स ऑफ एन की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए इस सिस्टम के कन्वर्ज करने के लिए। कन्वर्ज मींस बच्चों स्टेबिलिटी भी इसी बात पे आती है कि ये स्टेबल ही उस वक्त होगा आपका सिस्टम जब आपका यानी कि एक्स ऑफ एन का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये बात होती है। अब नेक्स्ट मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से आपने सुननी है। एक्स ऑफ एन अगर आप इसको चेक करना चाहें ना, मतलब कि स्टेबिलिटी के लिए, तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था कि जब तक आप सिस्टम को स्टेबल इनपुट नहीं देते वो स्टेबल आउटपुट नहीं देगा, तो इनपुट भी स्टेबल देनी पड़ेगी, ये इसकी एक शर्त में से एक है, ठीक है। और इस पे मैंने पहले ही आपसे बात कर लिया। देखिए वो कहता है
if x of n is absolutely assumable then x of omega is exist, यानी x of n की अगर वैल्यू हमारे पास होगी तो तब ही हमारे पास x of omega जो है एग्जिस्ट करेगा। द रिलेशनशिप ऑफ द फॉरियर ट्रांसफॉर्म टू द जी ट्रांसफॉर्म, ये आगे बात मैंने आपसे कर दिया है तो ये सिंपल है, इस पर बात करने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म, तो मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कुछ बात करने वाली है कि नहीं। बच्चों ये चीज़ जो है ना ये आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। आगे देखें डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म आने वाला है, तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना ये जस्ट एक टेबल है, इसमें ये जो जितने भी थ्योरम्स हैं ये आप स्टडी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने एक बुक में स्टडी करवा दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के मेन पेज के सेमेस्टर 1 के पॉइंट पे वहाँ पे पड़ी होगी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ की बात की गई हुई है। ये प्रॉपर्टीज़ जस्ट आप चाहे याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये टेबल आपको ज़्यादातर उस्ताद प्रोवाइड कर देते हैं अपने क्या नाम है पेपर के अंदर, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी काम की, जैसे फोल्डिंग है, ठीक है। एक्स ऑफ माइनस एन है तो देखें आ गया एक्स ई माइनस जे ओमेगा। और उसके बाद ये डिफ्रेंसिएशन की एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक्स एन एक्स ऑफ एन अगर आपके पास हो तो वो टाइम डोमेन के में कन्वर्ट करने के बाद ये जे ओमेगा में जब जाएगा, यानी ओमेगा की फॉर्म में जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये आ जाएगा माइनस जे डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई जे ओमेगा, यानी डेरिवेटिव उसका लिया जाएगा पहले नंबर पे। आगे कन्वोल्यूशन में वही चीज़ है, ये देखिए कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी वही है जो आपने जी ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी, यानी कि ये दो नंबर बाद में फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होकर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम का रिस्पांस और ये उस सिस्टम की इनपुट, बाकी ये आप स्टडी कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले डी टी एफ टी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देन हम डी एफ टी करेंगे, ठीक है जी। अभी तक के लिए इतना ही।